Good morning, student. I am Ravi Gupta. I am assistant professor in electrical engineering department. अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारी कितने टाइप की स्टेबिलिटी होती है पावर सिस्टम के अंदर और हमने डिस्कस किया था वहाँ पे स्विंग इक्वेशन के बारे में, आपका इनर्शिया कांस्टेंट के बारे में। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फर्दर आगे हम बढ़ेंगे कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी किस तरीके से होती है किसी भी पावर सिस्टम के अंदर। तो आइए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर हमारी किसी भी नेटवर्क में या किसी भी सिस्टम में अगर स्मॉल डिस्टर्बेंस आता है या किसी भी रोटर एंगल में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आता है तो वो कुछ टाइम के बाद हमारा वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बोलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इट इज एबिलिटी ऑफ सिंक्रोनस मशीन और पावर सिस्टम टू मेंटेन सिंक्रोनिज्म विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कनेक्टेड नेटवर्क और एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड टू द लाइन फॉर स्मॉल डिस्टर्बेंस। ठीक, कहने का मतलब है बेटा कि अगर किसी भी सिंक्रोनस मशीन में या सिंक्रोनस जनरेटर में अगर आपका ड्यू टू फॉल्ट की वजह से या लोड चेंजिंग की वजह से जो भी स्मॉल आपका वेरिएशन आता है या सर थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। ठीक, तो आइए हम आगे देखते हैं। ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से हमें करना है। सेकंड पॉइंट है, इन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी जनरेटर विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बिहाइंड इट्स स्टेडी स्टेट डी एक्सिस रिएक्टेंस। इसका कहने का मतलब है बेटा कि हमारा कोई भी जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है अगर हम उसको प्राइम मूवर के थ्रू जब उसे स्टार्ट करते हैं, जब वो रनिंग पोजीशन में होता है तो उसके टर्मिनल पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड होती है, यानी उसका जो जनरेटिंग वोल्टेज होगी उसके टर्मिनल पे हमें वो वोल्टेज हमें मिलेगी। तो हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के अंदर हम उसे मानते हैं कि जो भी वो हमें टर्मिनल वोल्टेज उसकी मिल रही है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रही है और उस सिंक्रोनस जनरेटर का अपना रिएक्टेंस होता है जिसे हम XD से रिप्रेजेंट करते हैं। XD का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सिस या हम XS यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें सिंक्रोनस जनरेटर का कोई भी अगर सर्किट डायग्राम बनाना होता है पावर सिस्टम के अंदर तो हम उसको वोल्टेज सोर्स के साथ उसके सीरीज में एक सिंक्रोनस रिएक्टेंस को कनेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, हम देखते हैं कि अगर स्टेडी स्टेबिलिटी को हमें देखना है किस तरीके से होती है तो मानते हैं कि कोई भी जनरेटर या मशीन जो भी हमारी है वो हमारी हम उसे लॉसलेस कंडीशन में मानते हैं। कहने का मतलब है बेटा कि इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी सिस्टम को लॉसलेस कंडीशन में लेके आना है तो उसका जो रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, हमें नेग्लिजिबल करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, तो यहाँ पे हमने लिखा है इलेक्ट्रिकल पावर पीई से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, पीई इक्वल्स टू वी मॉड ई अपॉन एक्सएस इनटू साइन डेल्टा। ये हमारा अगर हमने यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर में सिलेंड्रिकल रोटर यूज किया है तो हमारी ये पीई इक्वल्स टू मॉड ई अपॉन एक्सएस साइन डेल्टा की पावर हमें आउटपुट पे मिलती है। बेसिकली हमारा रीजन होता है कि हमने सिलेंड्रिकल रोटर इसलिए यूज करते हैं हम सिंक्रोनस जनरेटर, क्योंकि सिंक्रोनस सिलेंड्रिकल जनरेटर में हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके अंदर जो हार्मोनिक्स होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा कम होते हैं एज कंपैरिजन टू आपका सैलिएंट पोल टाइप। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे हम आते हैं कि अंडर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन कंडीशन स्पीड ऑफ द मशीन मस्ट बी कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। आपको याद होगा कि स्विंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि m d स्क्वायर डेल्टा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू pm माइनस pe। मतलब बेटा जो pm माइनस pe होता है हमारा शाफ्ट पावर भी हम कह सकते हैं या मैकेनिकल पावर भी कह सकते हैं जनरेटर की, माइनस pe मतलब इलेक्ट्रिकल पावर का बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन पावर। तो हम जब भी स्टार्ट करते हैं आइडियल कंडीशन में मानते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारी या हमारा जो सिस्टम स्टेडी स्टेट कंडीशन में है उस पॉइंट पे जो PE और PM दोनों इक्वल होंगे, दैट्स व्हाई हमारी एक्सेलरेशन पावर जो होगी वो जीरो होगी। सिक्स पॉइंट पे हम चलते हैं कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, यहाँ पे कि फ्रॉम स्विंग इक्वेशन हमने लिखा था वहाँ पे m अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PM माइनस PE
कहने का मतलब है बेटा जो एक्सेलरेशन पावर होती है वो डिफरेंस बिटवीन pm माइनस pe का हमारा होता है। यहाँ पे अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है जैसे हमने आपको पहले बताया था। तो 10 फॉर जीरो एक्सेलरेशन के लिए pm इक्वल्स टू pe नॉट इक्वल्स टू p मैक्स साइन डेल्टा नॉट। यहाँ pe नॉट हमने इसलिए यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी इनिशियल स्टेज है, यानी कोई भी हमारा जनरेटर जब भी स्टार्ट होता है जिसकी इनिशियल पावर हमें आउटपुट में मिलती है उसको हमने pe नॉट से डिनोट किया है, और उस टाइम पे जो भी हमारा रोटर एंगल होगा उसको हमने डेल्टा नॉट से डिनोट किया। तो it means initially mechanical input power must be equal to electrical output power for speed to remains constant, where delta naught is the initial operating angle of the machine. तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, 7 पॉइंट पे आते हैं कि नाउ अब हम डिस्टरबेंस हम देखते हैं कि हमारे सिंक्रोनस मशीन में कौन सा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो हमारा जो भी डिस्टरबेंस होता है वो हमारा रोटर एंगल में होता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारी जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 तरह की होती है, 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया है हमने। पहला वोल्टेज स्टेबिलिटी, दूसरा फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, और तीसरा हमारा एंगुलर स्टेबिलिटी। इस एंगुलर स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम, इसलिए हम इसको यहाँ पे हम देख रहे हैं। एंगुलर स्टेबिलिटी के अंदर हमारे 3 तरह की स्टेबिलिटी होती है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एंड डायनामिक स्टेबिलिटी। तो फर्स्टली हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, जो कि हमारे स्मॉल डिस्टर्बेंस के लिए होती है। जो भी आपको डिफरेंस मिलेगा इन तीनों स्टेबिलिटी के अंदर वो रोटर एंगल को जरूर इफेक्ट करता है। तो हम इसीलिए एंगुलर स्टेबिलिटी का ही मतलब यही है कि हमारा जो रोटर होगा वो अपनी पोजीशन से उसका जो एंगल है वो कितना शिफ्ट होगा। तो अगर हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उस एंगल में हमारा स्मॉल वेरिएशन होगा, इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा हम वेरिएशन देख रहे हैं। तो हम 7 पॉइंट पे देखते हैं कि नाउ अ स्मॉल डिस्टर्बेंस इज अप्लाइड टू द सिस्टम व्हिच चेंजेस द ऑपरेटिंग एंगल टू डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमारा इनिशियली जो हमारा रोटर एंगल था वो डेल्टा नॉट था, अब हम देख रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, स्मॉल डिस्टर्बेंस हमने अप्लाई किया है सिस्टम में, उसकी वजह से थोड़ा हमारा रोटर एंगल में डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो उसको हमने क्या लिखा, डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा। तो हमें पता है कि सिंगल इक्वेशन हमने पहले सॉल्व की थी, उसके थ्रू हम वहां पे निकालेंगे अब यहाँ पे आगे कि क्या क्या बिहेवियर होता है हमारा सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर इस स्मॉल डेल्टा डेल्टा के चेंज होने। आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर हम देखते हैं कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमें पता है कि PE इक्वल्स टू EV अपॉन एक्स साइन डेल्टा होता है। तो हमने उसको इस तरीके से लिखा है कि PE इक्वल्स टू P मैक्स, क्योंकि P मैक्स इक्वल्स टू EV अपॉन एक्स होता है। तो PE इक्वल्स टू P मैक्स साइन डेल्टा होता है हमारा। तो हमने डेल्टा की जगह हमने डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे PE इक्वल्स टू P मैक्स साइन डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा इक्वल्स टू P मैक्स, हमने यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। P मैक्स इक्वल्स टू P मैक्स साइन डेल्टा नॉट कॉस डेल्टा डेल्टा प्लस कॉस डेल्टा नॉट साइन डेल्टा डेल्टा। तो फॉर स्मॉल डिस्टर्बेंस हमारे सिस्टम में हो रहा है तो डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होगी वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगी, तो इसलिए हम एज ए मानते हैं कि हमारी जो डेल्टा डेल्टा की वैल्यू होगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0 लाई करेगी। तो इसलिए हम साइन डेल्टा डेल्टा की वैल्यू को डेल्टा डेल्टा हम यूज कर ले रहे हैं, और कॉस डेल्टा डेल्टा की वैल्यू इक्वल्स टू 1 यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि हमने डेल्टा डेल्टा की वैल्यू 0 रखी है तो कॉस डेल्टा डेल्टा कॉस 0 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस इक्वेशंस को, इस चीज को हम ऊपर के क्वेश्चन में अगर हम पुट करते हैं तो हम देखते हैं PE इक्वल्स टू P मैक्स साइन डेल्टा नॉट प्लस P मैक्स डेल्टा डेल्टा कॉस डेल्टा नॉट। PE इक्वल्स टू PE नॉट प्लस P मैक्स कॉस डेल्टा नॉट इनटू डेल्टा डेल्टा। अब आप नीचे देखते होंगे कि यहाँ पे हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हुआ है। PE इक्वल्स टू PE नॉट हमारा इनिशियल पावर है जनरेटर की, प्लस डेल्टा PE अपॉन डेल्टा डेल्टा, और डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा नॉट लिमिट पे हमने लगाया हुआ है इनटू डेल्टा। तो हम इसको किस तरीके से, हमने P मैक्स कॉस डेल्टा नॉट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था P इक्वल्स टू P मैक्स साइन डेल्टा नॉट होता है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं डेल्टा PE अपॉन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा में, तो P मैक्स कॉस डेल्टा नॉट मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ इस P मैक्स कॉस डेल्टा नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया डेल्टा PE अपॉन डेल्टा डेल्टा से, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे
बता सकते हैं। नेक्स्ट 8 पॉइंट पे हम चलते हैं। हमने देखा है यहाँ पे वही अभी ऊपर हमने वहाँ पे सॉल्व किया था, तो डेल्टा पीई अपॉन डेल्टा डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा नॉट इक्वल्स टू पी मैक्स कॉस डेल्टा नॉट इक्वल्स टू, से हम क्या कह सकते हैं, इसे सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट हम इसे कहते हैं। ठीक, टू डिटरमाइन द वेरिएशन इन रोटर एंगल वी यूज स्विंग इक्वेशन। जैसा हमने पिछले निकाला था, हमें स्विंग इक्वेशन हमारी क्या होती है, एम डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम माइनस पीई। अब हमारे पास जो पीछे पीई की जो भी वैल्यू आई थी हमारे पास, पीई की जो भी वैल्यू हमारे पास आई थी, आप देख सकते हैं कि पीई की जो भी वैल्यू हमारे पास, ये वाली जो भी वैल्यू आई हमारे पास, इसको हम स्विंग इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जब हमने इसको स्विंग इक्वेशन में हमने इसे पुट किया, तो आप देख सकते हैं क्या आया, एम डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम माइनस पी ई नॉट माइनस डिफरेंशिएशन डी पीई अपॉन डिफरेंशिएशन डेल्टा डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा नॉट इनटू डेल डेल्टा। तो अगर आप इस अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में हम मानते हैं कि पीएम इक्वल्स टू पीई नॉट, कहने का मतलब है बेटा जो भी हम मैकेनिकल इनपुट पावर देते हैं उतनी ही हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर भी हमें मिलती है। इसलिए अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमने इन दोनों को क्या किया है, इक्वल माना है, जिसकी वजह से हमारा पी और पी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा हमें यहाँ पे, एम डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डिफरेंशिएशन पीई अपॉन डी डेल्टा, लिमिट हमने लगाई डेल्टा टू डेल्टा नॉट इनटू डेल्टा डेल्टा। ठीक, अब हमें पता है कि अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे चेंज इन डेल्टा जो भी आया है उसी के रिस्पेक्ट में हमें स्विंग इक्वेशन भी मिले यहाँ पे कि कितना चेंज आया, तभी तो हम बता पाएंगे कि हाँ स्टेडी स्टेट कंडीशन में कितना हमारा वेरिएशन आ सकता है रोटर एंगल में। तो हमारे पास इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा को हमने क्या किया यहाँ पे, पार्शियली डिफरेंशिएट किया। तो डेल्टा डेल्टा अपॉन डेल्टी टी के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू डेल्टा डेल्टा इनटू डेल्टा अपॉन dt, इसका दोबारा हम इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर डेल्टा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर डेल्टा डेल्टा अपॉन dt स्क्वायर आएगा। इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस फंक्शन से। तो उसको जब हमने यहाँ पे रिप्लेस किया तो हम देखेंगे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे एम डी स्क्वायर डेल्टा डेल्टा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डिफरेंशिएशन p अपॉन d डेल्टा इनटू डेल्टा डेल्टा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको, इस कंडीशन को हमने क्या मान लिया, इसको हमने p स्क्वायर मान लिया। ठीक, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है, तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन रही है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, p स्क्वायर मान लिया। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन डेल्टा इज mp स्क्वायर प्लस डेल्टा p अपॉन डेल्टा डेल्टा इनटू डेल्टा डेल्टा इक्वल्स टू 0, वेयर p क्या है हमारा, डेल्टा अपॉन डेल t। तो अगर हम इसका रूट्स निकालेंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है हमारी, तो जो हमारा रूट्स आएगा यहाँ पे वो p इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस डेल्टा पीई अपॉन डेल्टा डेल्टा अपॉन m आएगा। m हमारा इनर्शिया कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, तो याद होगा हमने पीछे भी काइनेटिक एनर्जी जब हमने निकाली थी तो वहाँ पे हमारे पास m आया था, इनर्शिया कांस्टेंट वहाँ से हमें मिला था, तो वैल्यू वो हमारी यहाँ पे क्या होगा, इनर्शिया कांस्टेंट। अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ये हमारा रूट्स की वैल्यू जो हमारे पास है या सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट की जो वैल्यू को हम वेरी करा के देखेंगे कि हमारा कितना चेंज आ रहा है रोटर एंगल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने माना कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डेल्टा की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब माइनस में वैल्यू आएगी। इस माइनस की वैल्यू जब यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ, मान लिया -1 आया -2 आया, तो यहाँ पे जब माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने की वजह से ये जो p की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 है। और हमें पता है कि हमें स्क्वायर रूट की हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैथमेटिकल पार्ट है हमारा। तो डेल्टा डेल्टा इक्वल्स टू c1 e टू पावर pt प्लस c2 e टू पावर माइनस pt हमने पुट कर दिया है। तो ड्यू टू द एक्सपोनेंशियल टर्म्स द वेरिएशन इन रोटर एंगल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस विद टाइम एंड द मीन अनस्टेबल। क्योंकि हमारा जो भी ये रिस्पांस मिल रहा है, आप देख रहे होंगे कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथिंग रिस्पांस हमें मिल रहा है, डिके नहीं है, ग्रोथ मिल रही है हमें। आप देख रहे हो इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। तो जब हमें इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारा और हमने स्मॉल चेंज इन डेल्टा के रिस्पेक्ट में हमने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया, तो आप देख रहे होंगे कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मिल रही है। तो अगर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हमें मिल रही है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये किस कंडीशन में हुआ, ये जो हमारा p की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 मिल रही है।
ठीक, या हम कह सकते हैं कि अगर हमारा सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो सिस्टम हमारा क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक, नेक्स्ट केस हम लेते हैं, अगर हम सिंक्रोनाइजेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो हमारा रूट क्या मिलेगा, हमें इमेजिनरी मिलेगा। कहने का मतलब बेटा जो भी वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ पे अगर हमें माइनस है, अगर लेस ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि +1 रखूंगा, +2 हुआ, +3 रखा, जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस होने की वजह से माइनस हो जाएगी। अगर मैं इस रूट से बाहर माइनस को निकालूंगा तो यहाँ पे मैं जे पुट करूंगा। जे पुट करने का मतलब है कि हमारे सिस्टम में ऑक्सीलेशन मिल रहा है या इमेजिनरी टर्म हमें यहाँ पे मिल रही है। उसका जो हम सॉल्यूशन देंगे वो इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा डेल्टा इक्वल्स टू C1 cos ओमेगा t प्लस C2 sin ओमेगा t। ये बेटा मैथमेटिकल पार्ट है, इतना आपको आता हुआ आई होप सो, मुझे लगता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे निकाला इसी रूट से हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाली कि रोटर में ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे जे आएगा बेटा, ठीक, डेल पीई अपॉन डेल्टा डेल्टा अपॉन एम, जो भी हमने भी ऊपर के फॉर्मूले से हमने यहाँ पे निकाला, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और आप आगे चल के गेट का भी पेपर देंगे तो आप ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू आपको वहाँ पे मेंशन होगी और वहाँ पे आपसे यही पूछेगा कि आपका फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन यहाँ पे कितना हो रहा है। ठीक, तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन को ड्रॉ करना है अगर वेव फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ वेव फॉर्म, तो हम वो इस तरीके से ड्रॉ करें। क्योंकि आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा कि जब हमारे पोल जब इमेजिनरी एक्सिस पे मिलते थे, मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट मिलते थे, तो हमें एक ऑक्सीलेशन मिलता था, तो वो इस तरीके से मिलता है ऑक्सीलेशन। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कुछ हद तक स्टेबल होता है, कुछ हद तक हम क्या कहते हैं, स्टेबल होता है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि प्रैक्टिकली सिस्टम इज डैम्प्ड ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड डैम्पर वाइंडिंग ऑफ द मशीन, सो द रोटर ऑक्सीलेशन डैम्प्ड आउट and rotor finally settle to a steady state angle of delta naught. Thus the system is stable. यहाँ पे बेटा कहने का मतलब है कि अगर आप सिंक्रोनस मशीन डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं या रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से जो आपका रोटर के अंदर जो भी ऑक्सीलेशन हो रहा है हम उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं और इसी के थ्रू हम सिस्टम को स्टेबल बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन पावर को हम 0 कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम मैंने कंडीशन यहाँ पे समराइज किया है इसको, तो आपको सही लगेगा ये कि अगर हमारी कंडीशन जो है डेल पीई अपॉन डेल डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो डेल्टा का जो भी एंगल होगा वो हमारा कितना होगा, 0 डेल्टा नॉट 90 डिग्री। ठीक, इस तरीके से, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे डेल पीई अपॉन डेल डेल्टा को हमने माना था क्या, पी मैक्स कॉस डेल्टा नॉट। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी तो हमारी पी मैक्स पी इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टू पी मैक्स हो जाएगा। अगर हमारी डेल्टा नॉट की वैल्यू 90 हम पुट कर देते हैं तो पी मैक्स हमारा 0 होगा। कहने का मतलब है बेटा कि हमारा कॉस के टर्म में आप देखेंगे कि आपकी जो पावर है वो स्टार्टिंग टू डिग्री से 90 डिग्री तक आपको मिल रही है। तो हमारी जो स्टेबल कंडीशन होती है वो 0 to 90 डिग्री होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट को इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, कहने का मतलब 0 कब मिलता है हमें, जब हमारी डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी cos 90 हमारा क्या होता है, 0 होता है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 90 डिग्री की वैल्यू है ये आपका मार्जिनली स्टेबल है और आपका 0 to 90 तक जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको स्टेबल मिलेगी। अब बियॉन्ड द 90 आपको जो भी मिलता है 90 से 180 डिग्री के बीच में या 90 to 180 डिग्री के बीच में, उस टाइम पे आपकी जो भी वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रिकल पावर की वो आपको अनस्टेबल प्रोवाइड करेगी। मतलब डेल्टा आपका इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने की वजह से ऑक्सीलेशन इंक्रीज होंगे रोटर के और आपका अनस्टेबल होगा सिस्टम। हमने देखिए यहाँ पे समराइज किया हुआ है, सो व्हेन डेल्टा इक्वल्स टू 90 डिग्री सिस्टम इज ऑन द वर्ज ऑन इनस्टेबिलिटी, thus it correspond to stability limit. Thus P equals to P max sin 90 equals to P max is called a steady state stability limit. अगर आप देख रहे होंगे कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, हमारी 1 होती है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम होगा क्या होगा, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, तो होप सो आपको ये समझ में आया हो।
तो अगर हम देख सकते हैं ये कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, मतलब डिस्टर्बेंस को हम कम कैसे कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, तो हम कई तरीकों से कर सकते हैं। पहला रीजन होता है हमारा कि अगर हम टर्मिनल वोल्टेज को ही इंक्रीज कर दें, तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे इंक्रीज होगी, जब हम जनरेटर के ईएमएफ को इंक्रीज कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि ऑपरेटिंग ऑल्टरनेटर एट ओवर एक्साइटेशन, क्योंकि ओवर एक्साइटेशन में हमारा जो ईएमएफ होता है वो हमें हाई वैल्यू प्रोवाइड करता है। दूसरी कंडीशन है कि हमने रिड्यूसिंग ट्रांसफर रिएक्टेंस कैसे करें। तो आपको एक फॉर्मूला भी मैंने पहले भी बताया था, तो मैं यहाँ पे देखिए शायद मैं लिख रहा हूँ, तो बताना चाहूंगा कि हमारा जो होता है पी मैक्स जो है हमारा, पी मैक्स हमारा जो है पी मैक्स इक्वल्स टू हमारा होता है ईवी अपॉन एक्स। ठीक है, अगर मेरा ईवी अपॉन एक्स होता है तो हमारा जो रिएक्टेंस होगा, अगर सिस्टम का अगर हम उसको कम कर देते हैं तो क्या होगा, हमारी स्टेडी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस एक्स को हमें क्या करना है, कम करना है। तो इस एक्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, या तो हम डबल लाइन सर्किट लाइन यूज करें। क्यों डबल लाइन सर्किट लाइन यूज करें, क्योंकि हम डबल लाइन है हमारी, इसका अपना एक रिएक्टेंस होता है, इसका एक अपना रिएक्टेंस होता है। तो अगर ये दोनों रिएक्टेंस का आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपका कितना आएगा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, x/2 आएगा। हमारा क्या आएगा, x/2 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि डबल लाइन सर्किट का अगर हमने यूज किया तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि हमारा रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो गई और पी मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसकी वजह से हमारी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि हमने सीरीज कैपेसिटर का यूज किया, इसको हम सीरीज कंपनसेशन भी कहते हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम सीरीज में कैपेसिटर लगा देते हैं तो आपको पता है कैपेसिटर का अगर मुझे रिएक्टेंस डिनोट करना है तो मैं किससे डिनोट करूँ, माइनस जे इंटू एक्स लिखूंगा मैं वहां पे। ठीक है, और हमारा अगर इंडक्टर होता है हमारा, हमने माना हुआ है कि मैं ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, इंडक्टर है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये प्लस एक्स होता है। तो अगर मुझे इसको माइनस करना है, इसको खत्म करना है, तो मैं कैपेसिटर को लगा दूंगा किसमें, सीरीज में, जिसकी वजह से हमारा ये जो सीरीज रिएक्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन का वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बंडल कंडक्टर। आपने पढ़ा था पावर सिस्टम में फर्स्ट जो था हमारा पीटीएनडी, उसके अंदर कि हमने बंडल कंडक्टर यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि हम रिएक्टेंस को कम कर सकें। ठीक, नेक्स्ट हमारा है वही कि यूजिंग पैरेलल लाइन सिस्टम, यानी नंबर ऑफ पैरेलल लाइन हम सिस्टम को अगर इंक्रीज करते हैं तो भी हमारा रिएक्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस बिहेव करता है एज अ रेजिस्टेंस की तरह पैरेलल में भी। तो बाय यूजिंग, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट, आपने इससे पहले नाम नहीं सुना होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसवीसी क्या होता है, स्टैटिक वीएआर कंपनसेशन होता है। ये क्या काम करता है बेटा, अगर हमारे पास दो जनरेटर है, एक प्राइमरी एंड पे एक सेकेंडरी एंड पे, दो जनरेटर हमारे पास, तो हमारा जनरेटर क्या है कि एक्टिव पावर को डिलीवर कर रहा है, तो उनकी एक्टिव पावर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस एसवीसी को लगाने। एसवीसी का मतलब है कि वो रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करता है। ठीक, स्टैटिक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, ये सिर्फ स्टैटिक डिवाइस होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके थ्रू सिर्फ रिएक्टिव पावर को प्रोवाइड करते हैं, जो कि सिस्टम के एक्टिव पावर या रियल पावर पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, तो एसवीसी भी क्या करता है, हमारे रिएक्टेंस की वैल्यू को कम करता है और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंप्रूव। ठीक है बेटा, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।